Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. और जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, अगर पेपर वन कर रहा है परेशान और आपको चाहिए उसका समाधान, सो यू आर एट द राइट प्लेस एट द टैलेंट ब्लेजर यूट्यूब चैनल। एंड मैं हूँ आपका टीचर और मेंटोर, जिसमें आप इसमें एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें वी विल कवर व्हाट 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो इस बार हमारी पहल है कि हम 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। अब किसके लिए है? ये पेपर वन के लिए है। और जो पेपर वन है वो सभी के लिए कॉमन है, तो आप कॉमर्स से हो या फिर आप मेडिकल से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, इट डजेंट मैटर। पेपर वन सभी के लिए कॉमन है एंड दैट इज वाई ऑल ऑफ यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड इट इज रेलिवेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेनर शीट की जगह मैं इसको बोलता हूँ आज आज का मैटर। वाई? बिकॉज बेसिकली what all we have to discuss is, I'll tell you in brief। ठीक है, देखो हमारा एजेंडा क्या है। मेरा एजेंडा ये नहीं कि आपको सिर्फ 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए, स्क्रीन पे आए, आंसर दिया और चले गए, नहीं। The idea behind this is like I'll give you some time, then you can attempt those questions and you have to make an attempt on your own। मतलब आपको अपनी तरफ से भी अटेम्प्ट देने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि पैसिव लर्निंग करनी। पैसिव लर्निंग करनी है तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। यू हैव टू बी in very much involved during the series। You have to learn throughout, only then you can make any attempt। Let's suppose if you're not able to figure out what is the right answer for that question in the examination, तो तब क्या करोगे? तो वहां पे फिगरेटिव अटेम्प्ट कैसे कर पाओगे? ऑल ऑफ द टेक्निक्स विल बी मेंशन थ्रू आउट दिस वीडियो। ठीक है, तो हम आज के मैटर में क्या करेंगे? पहली बात तो सिंपल सी बात है, व्हाट आई वांट फ्रॉम योर एंड इज बेसिकली यू ऑल टू पार्टिसिपेट। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करना जरूरी है। पार्टिसिपेशन इज मस्ट। ठीक है, पार्टिसिपेशन इज मस्ट, राइट। सो सेकेंड थिंग, आपके पास एक एक करके क्वेश्चन आएंगे। यू विल गेट योर टाइम एंड देन आई टेल यू the answers once I have given you a minute for that particular question, so that is simple। okay, उसके बाद आज के मैटर में हम रिसर्च एप्टीट्यूड, देखो ये हमारी सेकेंड वीडियो है इस सीरीज में। ऑलरेडी मैंने यूनिट वन कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हम थोड़ा पहले ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या, क्या क्या चीजें थी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, देखो पार्टिसिपेशन जरूरी क्यों है और कैसे आप पार्टिसिपेट करते हो उसके बारे में बता देता हूँ। आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे टुवर्ड्स द एंड। इन द कमेंट सेक्शन यू हैव टू मेंशन योर स्कोर कि आपका कितना स्कोर आया, और उस स्कोर को फिर हम एक कैटेगरी वाइज एक रेंज में डिवाइड करेंगे कि इतने से इतने मार्क्स को आप किस कैटेगरी में पुट कर सकते हो और इतने से इतने मार्क्स को आप किस कैटेगरी में पुट करते हो। आप मैं पूरी एंड तक आप वीडियो देखो, मैं सब आपको समझा दूंगा। उसके बाद अब चलते हैं थर्ड पॉइंटर पे। सी काफी बच्चे होते हैं, दे आर लाइक सर वी आर क्लूलेस, वी डोंट नो फ्रॉम वेयर टू बिगिन, राइट। तो अब देखो, जैसे मैंने बोला आपका पेपर वन अगर आपको कर रहा है परेशान, तो आप सही जगह पे आए हो। टैलेंट ब्लेजर के यूट्यूब चैनल पे यू विल फाइंड so many videos made by me and other faculties as well। तो मैंने पेपर वन बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अपने चैनल पे, आपको यूट्यूब चैनल पे, टैलेंट ब्लेजर के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू इजीली कवर ऑल ऑफ इट। ठीक है, तो अब बात करते हैं, पहले स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द बेसिक्स कि अब रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है। आई थिंक मास्टर्स में यू यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट करते ही हो रिसर्च रिलेटेड, सो यू आर कवर्ड विद द बेसिक्स। बेसिक्स आपको कवर हो जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। देखो रिसर्च ओवरव्यू कराया जाता है, पहली बात तो हमारे सिलेबस में है। इसमें हमारी एक चीज़ जो इंक्लूड होती है दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। थोड़े बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे पहला है बेसिक। हाँ, बेसिक और इसको हम बोलते हैं प्योर। देखो बेसिक प्योर रिसर्च की बात है, हम कहते हैं तो इसमें एक फंडामेंटली स्टडी करी जा रही है, बिल्कुल एक न्यू फ्रेश ओरिजिनल स्टडी। ठीक है, फंडामेंटल ओरिजिनल स्टडी करी जा रही होती है इसमें। बेसिकली थ्योरीज और प्रिंसिपल डिराइव करे जाते हैं इस बेसिक रिसर्च में। ठीक है,
सेकेंड है, उसके बाद हमारी आती है अप्लाइड रिसर्च। बेसिक के बाद अप्लाइड रिसर्च। अब फर्स्ट में आपने थ्योरी तो डिफाइन कर दी, अब उन सबको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी तो सॉल्व करना है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में अप्लाई करा जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च के थ्रू। ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें तो एक्शन रिसर्च आती है। देखो एक्शन रिसर्च में कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंट होता नहीं है, आपकी कुछ भी इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने की बात हम करते हैं एक्शन रिसर्च के थ्रू। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं रिसर्च ओवरव्यू में, जस्ट अ सेकंड, क्वांटिटेटिव और इसका एक दूसरा भी क्वालिटेटिव, आपको पता चल गया होगा। अब न्यूमेरिकल फैक्ट्स डेटा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स डेटा, ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो ये काफ़ी बेसिक सी बात हो जाती है। और इसके बाद एक क्वालिटेटिव है, तो आई थिंक आई होप दैट यू नो इसका ही ऑपोजिट, जब हम टेक्सचुअल डेटा के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम क्वालिटेटिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड मेड टॉपिक, जैसे उसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं, उसको बी कंसिडर कर लेते हैं, रिसर्च मेथड के बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन से रिसर्च मेथड्स हैं जो उनका यूज करा जाता है। सबसे पहला है हमारा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव फिनोमेना में हमारा पहले अगर हम बात करें तो आप इसमें ऑब्जर्व करते हो एंड डिस्क्राइब करते हो किन चीज़ों को। बेसिकली आपके पास कुछ भी स्टडी आती है, उनको ऑब्जर्व करते हो। जैसे अब डिस्क्रिप्टिव में अगर हम बात करें तो केस स्टडी मेथड एक हो सकता है, जिसमें यू रीड अबाउट अ केस, यू ऑब्जर्व अबाउट द केस एंड यू डिस्क्राइब व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, तो हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा एनालिटिकल, वेर यू इंटरप्रेट एंड इवेल्युएट द डेटा। हम यहाँ पे एक एनालिटिकल रिसर्च के बारे में बात करें, जहाँ पे आप इंटरप्रेट करते हो डेटा को और इवेल्युएट करते हो। सो व्हाट ऑल यू हैव स्टडीड, तो उस चीज़ को इंटरप्रेट करा जाता है। बेसिकली आप समराइज करते हो, आपने डेटा ले लिया, फैक्ट्स ले लिया, अब उसको इंटरप्रेट भी तो करना है, किसी और को दिखाना है, उस डेटा को इवेल्युएशन भी करनी है कि क्या वो डेटा एक्चुअली सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो ये हमारा एनालिटिकल मेथड में आ जाता है। ओके। तो हमारे ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ें भी इंक्लूड होती है। दीज आर द व्हाट आई कैन से द मेजर थिंग है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च भी आ जाती है। अब गुड क्वालिटी ऑफ रिसर्च कैसे हो सकती है, तो उनके पॉइंटर्स है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च। सो आई एम नॉट डीप डाइविंग इनटू इट। जैसे मैंने बोला, अगर आपको डीप डाइव बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, कुछ नहीं आता, तो आप टैलेंट बेस्ड यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देख लो। वहां पे मैंने सब चीजें एक्सप्लेन करके, ये तो बस मैंने एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दी कि इस यूनिट में है क्या। ठीक है। बस अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आप देख रहे हो, तो आई अज्यूम कि आपने तैयारी कर रखी है, तभी आप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लर्न करना चाहते हो और एक्स्ट्रा, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा है, नॉट द बेसिक। बेसिक हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड, राइट। तो मूव ऑन करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बात करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द कंट्रोल ग्रुप। ठीक है। अब आपके पास कुछ चार ऑप्शन है। इट इज सब्जेक्टेड टू द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, it provides a baseline for comparison, it is not exposed to the independent variable, it helps in validating the result। तो अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। अब इन कंटेक्स्ट में पूछा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कंटेक्स्ट में कंट्रोल ग्रुप के रिगार्डिंग क्या क्या सच है। ठीक है। कंट्रोल ग्रुप के, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देखो दो ग्रुप होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा जैसे यहाँ पे लिखा है कंट्रोल ग्रुप। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट कंट्रोल ग्रुप के लिए ट्रू है वो आपको बताना है, राइट। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आई एम गिविंग यू सम टाइम। तब तक मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है, उससे यू विल गेट द आंसर। ठीक है। अब देखो क्या है, मार्केट में साइंटिस्ट बेसिकली एक नया ड्रग लॉन्च करना चाहते हैं, बीपी ड्रग। ठीक है। एक ड्रग लॉन्च करना चाहता है,
अब उस ड्रग की इफेक्टिवनेस को एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या करा, दो ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप 1 एंड देयर इज ग्रुप 2, दो ग्रुप बना दिए, सिंपल। अब ग्रुप 1 के साथ क्या रहा, इसको बोला कंट्रोल ग्रुप और इसको बोला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ओके, सिंपल। कंट्रोल ग्रुप के साथ इन्होंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे भी ऐसे लेट्स अज्यूम 10 पीपल ले रखे, सेम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 10 पीपल ले रखे। अब देखो मेजर कंडीशन क्या है, कंट्रोल ग्रुप में ना यहाँ पे आपको वो जो मार्केट में जो नया ड्रग बना है वो इनको प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। इनको क्या दिया जाएगा, एक प्लेसिबो। प्लेसिबो मतलब बेसिकली उनको बोला जा रहा है कि हम एक आपको मेडिसिन दे रहे हैं, या मतलब बेसिकली एक इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्टिंग विद नथिंग, नो मेडिसिन, ठीक है। तो इनको बस बोला जा रहा है दैट दे हैव बीन गिवन मेडिसिन, बट वो एक्चुअली इनको मेडिसिन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे जो 10% है जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इनको एक्चुअली मेडिसिन दी जा रही है। वाई? बेसिकली क्या होता है, काफी बार यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेनी पीपल दैट दे आर नॉट क्योर्ड बिकॉज ऑफ मेडिसिन, दे क्योर्ड बिकॉज ऑफ दे आर गिवन अ रीजन फॉर इट, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको दवाई दी जा रही है, सो यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, यू एक्चुअली think that कि I'm getting better now, my body is working fine, I'm feeling fine, I'm feeling better than earlier, ठीक है। तो इसमें आपका एक प्लेसिबो इफेक्ट आ जाता है, चाहे वो मेडिसिन काम कर रही हो नहीं कर रही हो, दैट इज योर ओन होल बॉडी रिकवरी। अब यहाँ पे बीपी ग्रुप, अब इनका क्या है, बीपी मेजर करा जाएगा एट टाइम्स दोनों ग्रुप्स का, और फिर लेट सपोज ये बीपी ब्लड प्रेशर लो करने की ड्रग है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे ही एग्जैक्टली इसका मेजर करा जाएगा कि क्या वो बीपी को कम कर पाती है नहीं कर पाती। दैट इज द बेसिक एक्सपेरिमेंट दैट द मेडिकल पीपल आर कंडक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आइडिया क्लियर हो गया होगा दोनों चीजों का। कंट्रोल ग्रुप में दे हैव कंट्रोल्ड, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है मैं बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो एक्चुअली चेंज कर देता है आउटकम, तो हमारा आउटकम इसके बेस पे चेंज होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो कंट्रोल ग्रुप जो है उसको हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दे रहे, इस एग्जांपल में हमारा जो ड्रग है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब कंट्रोल ग्रुप को हम कोई ड्रग नहीं दे रहे, उन्हें बस ये बोला जा रहा है कि हाँ आपको एक ड्रग दिया जा रहा है, बट इन एक्चुअलिटी उनको कोई ड्रग नहीं दिया जा रहा है, एक प्लेसिबो इफेक्ट है। क्या उनके बीपी में फ्लक्चुएशन आ रही, इन लोगों को एक्चुअली ड्रग दिया जा रहा है जिससे वो रीजनिंग जानना चाहते हैं क्या वो मेडिसिन उतनी इफेक्टिव है या नहीं, ठीक है। आई थिंक अब ये एग्जाम्पल सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं कि एग्जाम आंसर क्या है। आई होप अब तक आप सब लोगों ने आंसर पिक कर लिया होगा। देखो, इट इज सब्जेक्टेड टू द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, मैंने अभी बताया कंट्रोल ग्रुप में, जस्ट अ सेकेंड, मैंने अभी बताया कंट्रोल ग्रुप में कोई एक्सपेरिमेंट होता ही नहीं है, उनको बस प्लेसिबो दिया जाता है, तो पहला ही गलत हो गया। इट प्रोवाइड्स अ बेस लाइन फॉर कंपेरिजन, डेफिनेटली आपके पास दो ग्रुप है, ए ग्रुप बी ग्रुप, हमारा जैसे वन ग्रुप और टू ग्रुप का एग्जाम्पल था। एक कंपैरिजन देता है कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 में सेम सिचुएशन, सेम सर्कमस्टांसेस, सेम पीपल हु आर बीन जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, और एक को मेडिसिन दी जा रही, एक को नहीं दी जा रही, तो उसे बेसलाइन मिल जाता है कंपैरिजन का। इट इज नॉट एक्सपोज टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो ट्रू, हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही एक्सपोज होता है टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट हेल्प्स इन वैलिडेटिंग द रिजल्ट, बिल्कुल सही है। अगर आपका मेडिसिन इफेक्टिव है तो इनका जो हमारे ग्रुप बी का, वो वैसे ही जो हाई बीपी प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। ए के साथ नहीं होना चाहिए, बिकॉज ए के साथ वो हो ही नहीं सकता, वहां पे आप कोई उनको मेडिसिन नहीं दे रहे हो, तो ये वैलिडेट करने में भी हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप सबने यही मार्क करा हो, गिवन मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ पायलट स्टडी। चार ऑप्शन है आपके पास एंड यू हैव टू पिक द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल चीजें हैं। जैसे बोलते हैं आजकल कि आई आई ऑलवेज से दिस कि आप वर्ड्स को पढ़ोगे ना, वर्ड्स को डिवाइड करोगे, यू कैन गेट अ बेटर आंसर फ्रॉम इट। अगर आप वर्ड्स के जाल में फंस गए तब आपके लिए मुश्किल होगा उससे निकलना, और क्वेश्चन आपको अपने आप ही टफ लगने लगेगा, बट काफी बार वर्ड्स के थ्रू यू कैन पिक व्हाट इज द राइट आंसर। ओके,
टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ पायलट स्टडी। देखो सबसे पहले बात करते हैं पायलट स्टडी क्या होता है। आप मैं बहुत बहुत अच्छे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपने देखा होगा बहुत वेब सीरीज होती है, बहुत बड़ी वेब सीरीज या कोई टीवी शो भी ले लेते हैं, ठीक है। सो यू नो दे आर एक्चुअली अ मैसिव इन्वेस्टमेंट। इनमें जब भी लगता है, लेट्स सपोज अ वेब सीरीज गोइंग फॉर 6 सीजन 7 सीजन, बहुत जो प्लान स्टोरी लाइन है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, राइट। तो लेट्स सपोज $100 लग जाते हैं, $1000। तो अब वो कुड बी $1 million एज वेल, ठीक है, $1 million ले लेते हैं। अब किसी के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करना ऑन समथिंग विच इज इन फ्यूचर वेरी रिस्की थिंग, राइट, वेरी रिस्क प्रोपोर्शनेट। तो बहुत बार क्या होता है, व्हाट दे डू इज बेसिकली शूट अ पायलट एपिसोड। एक पायलट एपिसोड शूट करा जाता है। पायलट एपिसोड में बेसिकली आप क्या करते हो, एक ऑडियंस को, बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस को वो पायलट एपिसोड दिखाते हो उस वेब सीरीज का या उस टीवी शो का। और फिर अगर वो पायलट एपिसोड इज समथिंग विच एक्चुअली इम्प्रेस द ऑडियंस, देन यू गो ऑन एंड फर्दर प्रोड्यूस दैट शो, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने एक टीवी शो देखा होगा, महाभारत, राइट। This one is the later one, not the earlier one that used to come in 90s. This is from 2012 or 2014. Okay, 2014 के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, महाभारत। तो अब महाभारत बहुत ही बड़ी स्टोरी है। यू हैव टू हैव सो मेनी कैरेक्टर्स, उसके बाद इतने सारे एपिसोड चाहिए। अब उसमें इतनी बड़ी स्टोरी बताने के लिए इतने ज़्यादा यू नो लंबा आपको टाइम कवर करना पड़ेगा, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो इनका भी एक पायलट जो है, एक एपिसोड शूट करा गया था विद दोज कैरेक्टर्स विच वर सिलेक्टेड देन, ठीक है। पायलट शूट करा गया और फिर कुछ लोगों को दिखाया और उन्हें ग्रीन अप्रूवल मिला, उसके बाद उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करा और ये बहुत सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो पायलट से ये हमारा एक पर्पस होता है, जिससे वी गेट टू नो कि एग्जैक्टली एक पायलट स्टडी क्यों करनी चाहिए। ये मैंने आपको मूवीज के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, राइट। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहला है, हम रिफाइन कर सकते हैं किसी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को, डेफिनेटली। देखो क्या मतलब है पायलट कर स्टडी करने का। आप चाहते हो कि आप जिस भी चीज को एग्जीक्यूट करोगे इन फर्दर, वो प्रॉपर हो। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स है, उन मिस्टेक्स को आप अभी रेक्टिफाई कर लो एट अ अर्लियर स्टेज। देखो ऐसा जरूरी नहीं जो आपने पायलट में ही मूवी बनाई हो वैसी ही फाइनल स्टेज में है। काफी बार क्या होता है, जो आपने पायलट में बनाया उससे बेटर प्रोडक्ट आप बना पाते हो, ठीक है। वाई? बिकॉज यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, ठीक है। टू टेस्ट द फीजिबिलिटी ऑफ द स्टडी, अगर आपको पता तो चले कि क्या वो महाभारत बननी भी चाहिए, इतने एपिसोड शूट करना पॉसिबल है कि नहीं है, तो पायलट के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि इफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर एपिसोड शूटिंग द कॉस्ट इज कमिंग आउट टू बी दिस मच, फॉर 700 एपिसोड हाउ मच वुड बी द कॉस्ट। तो फिजिबिलिटी भी पता लग जाती है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी पता लग सकती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आगे, एंड टू गैदर प्रिलिमिनरी डेटा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑडियंस वेदर दे आर लाइकिंग इट और नॉट, ठीक है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, राइट। वेरी सिंपली एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। ओके, चार ऑप्शन दे रखे हैं और यू हैव टू पिक द राइट वन। तब तक मैं आपको थोड़ा हाइपोथेसिस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेसिकली क्या है हाइपोथेसिस, क्या है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। क्या है? टेंटेटिव स्टेटमेंट है दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू रिसर्च। बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू द रिसर्च। एग्जांपल ले लो बेसिक, जैसे टेम्परेचर इन द ऑफिस impact द एम्प्लॉई परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एक हाइपोथेसिस है कि जो टेम्परेचर है ऑफिस में इम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे एक हाइपोथेसिस दे रखी है, इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। तो एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। तो उसके बारे में आई थिंक बहुत बेसिक है, यू मस्ट हैव स्टडीड टिल नाउ।
बट आपसे क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया, मैंने तभी आपको हाइपोथेसिस क्या होता है उसके बारे में बता दिया और एक एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। देखो, टेस्टेड तो डेफिनेशन में आ गए तो टेस्टेड तो हो गए, राइट। अब मैंने सिंपल करना जरूरी है। देखो, हाइपोथेसिस इज द वन ऑफ द बेसिक स्टेप। हमारी जब भी कोई रिसर्च स्टडी कंडक्ट करी जाती है तो उसके लिए आपको हाइपोथेसिस तो लिखनी पड़ती है, क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है और किस चीज के बारे में है। तो आप सिंपल तो होनी चाहिए और रेलेवेंट भी होनी चाहिए। ऐसी कुछ इररेलेवेंट चीज का हाइपोथेसिस करके कोई आपका कुछ आउटकम ही नहीं निकलेगा, तो आप क्यों करोगे इस चीज को। देखो, एक चीज जो नहीं होनी चाहिए वो स्पेकुलेटिवनेस, बहुत ही कम और मिनिमम चांस और मिनिमम यूज केस होना चाहिए। एक अच्छी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड हाइपोथेसिस, यू नीड एम्फसाइज ऑन वर्ड, आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा कुछ वर्ड्स पे। अब गुड वर्ड के बारे में बात करी जाए, गुड हाइपोथेसिस के बारे में बात करी जा रही है, तो वहां पे स्पेकुलेटिवनेस को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन A, C एंड B, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। Now let's move on to question number 4. Which of the following are true about the difference between qualitative and quantitative research? आपसे एक डिफरेंस पूछा गया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखो भाई, थोड़ी देर पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च जो मैंने अभी ब्रीफ करा था, और उसी में से एक टॉपिक था हमारा जिस जहाँ पे मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में थोड़ा टच करा था। अब आपको बताना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू, राइट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं एंड यू आर गिवन सम टाइम टू थिंक एंड वन पॉन्डर अबाउट कि कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है। तो तब तक मैं ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ, राइट। एंड आप भी थोड़ा अपनी एंड पे कोशिश करो कि क्या आपके अकॉर्डिंग सही आंसर होगा इसका। क्वालिटेटिव रिसर्च इज सब्जेक्टिव while quantitative research is objective, okay. Qualitative research uses numerical data while quantitative research uses textual data. Qualitative research is often exploratory while quantitative research is confirmatory. Qualitative research involves smaller sample size while quantitative research involves larger sample size. Okay. 4 options I think I have given you enough time to think about this. देखो, सबसे सिंपल बात, क्वालिटेटिव जो अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ा यही गलत हो गया, जहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च करता है यूज न्यूमेरिकल डाटा को, नहीं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव करता है न्यूमेरिकल डाटा को। तो ये स्टेटमेंट अगर रिवर्स करो तो सही बनेगी, ठीक है। तो जिसमें भी बी इन्वॉल्व है, बी इन्वॉल्व है, बी इन्वॉल्व है, वो गलत हो गया। तो ऑप्शन ए सी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत सिंपल है। देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑफन एक्सप्लोरेटरी। देखो, हम बात करें थ्योरी की, थ्योरीज में इट इज नो कंफर्मेशन कि एग्जैक्टली दिस प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड। वी आर सेइंग दैट दिस मस्ट एंड दिस माइट, बट इट इज नॉट ऑफ श्योर गारंटी दैट इट वुड, ठीक है। अब उसके बाद हम क्वांटिटेटिव करते हैं। यहाँ पे एक सैम्पल साइज है, सैम्पल साइज आपने कलेक्ट कर रखा है, उसी के ऊपर नंबर्स है आपके पास, आप बता पा रहे हो इतने प्रोपोर्शन नंबर है। लेट सपोज कि अगर टेम्परेचर इन ऑफिस इज 30 डिग्रीज, तो 70% ऑफ एम्प्लॉज जो है वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास नंबर्स हैं। क्वालिटेटिव में हमारे पास नंबर्स नहीं होते, कंफर्मेशन नहीं होती, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व स्मॉलर सैम्पल साइज, क्वांटिटेटिव में लार्जर सैम्पल साइज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सेगमेंट, बहुत नीश सेगमेंट के बारे में बात करी जाती है, जहाँ पे स्मॉलर सैम्पल साइज होता है। जब भी क्वांटिटेटिव आती है, लार्जर नंबर सैम्पल साइज की बात होती है, तो क्वांटिटेटिव डेटा होता है कि इतनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डू दिस, परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डू दैट। तो वो क्या है वहां पे, अब नंबर गेम पे चलेंगे, ठीक है, राइट। तो इस क्वेश्चन के आंसर को निकालना इतना मुश्किल नहीं था, ओनली इफ यू नो go through the options. Which of the following are steps in thesis writing process? thesis लिखनी होती है, आप सबने मेरे ख्याल से लिख रखी होगी अब तक, because I'm assuming all of you must be like probably in your masters or must have completed your masters, right? तो जब आप एक ऐसी स्टेज से निकल जाते हो, तो आप आजकल I'm liking how the curriculum has shaped recently. Even in UGs, people are like they have been given to write a thesis, right? It's like a project now, so they have to learn. And जितनी जल्दी आप सीख पाते हो उतना बेटर आप करने के चांसेस होते हैं, एंड देन यू कैन इंक्लाइन वेदर यू वांट टू डू दिस और नॉट, राइट। तो वो एक पर्टिकुलरली आइडिया भी मिल जाता है दैट इफ यू वांट टू डू दिस इन फ्यूचर और नॉट, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़रूरी है थीसिस राइटिंग प्रोसेस में। सबसे पहला ही स्टेप है लिटरेचर रिव्यू।
आपको जितनी लिटरेचर है उस रिलेटेड, जिससे रिलेटेड भी आपको थीसिस लिखनी है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपको प्रीवियस फाइंडिंग्स नहीं पता चलेंगी, प्रीवियस कंक्लूजन नहीं पता चलेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, पीछे क्या करा है, पीछे कौन कितने कर चुका है, उसके बाद आप आगे क्यों करना चाहते हो, दैट इज ऑल कवर्ड इन लिटरेचर रिव्यू। अब डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के दो देखो बेसिक सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो है, आप खुद से क्वेश्चनेयर बना रहे हो, आप खुद से इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हो, और आप प्राइमरी खुद से डेटा जो फ्रेश है, फर्स्ट हैंड है, उसको कलेक्ट कर रहे हो। सेकेंडरी मतलब बेसिकली आप रिलाई कर रहे हो किसी सोर्सेज पे, अदर सोर्सेज पे ऑलरेडी जो डेटा है उन सभी पे अवेलेबल है, उसी पे आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, तो वो आपका सेकेंडरी डेटा हो जाता है। उसके बाद आपको एनालिस करना, मतलब बेसिकली एनालाइज करना, जो भी आपने डेटा कलेक्ट करा है उसको आप एनालाइज तो करोगे ही, सिंपल सी बात है, डेटा एनालाइज करना ज़रूरी है। आप अ, एक इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करोगे, ठीक है, कि बेसिकली जो डेटा आया उसका रेलेवेंस क्या है। ठीक है, डेटा का रेलेवेंस आप टेस्ट कर रहे हो, राइट। द होल आइडिया कि आप क्यों इस थीसिस को लिखना चाहते थे, आपने वो डेटा कलेक्ट करा, आप उसको एनालाइज कर रहे हो, तो आपको उस एनालाइज से क्या मिला, आपको एनालाइज करके क्या मिला, फिर उसके बाद आपने फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करा कि आपने जो थीसिस लिखी, आपने जो हाइपोथेसिस टेस्ट करना था, वो आप ट्रू हुआ नहीं हुआ, तो उसको आप कंक्लूड करते हो। ठीक है, तो वो चारों आंसर, चारों ऑप्शन इसके सही आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following are true about literature reviews in research? अभी हमने थोड़ी देर पहले लिटरेचर रिव्यू के बारे में पढ़ा, देखो पहला स्टेप आता है। अब उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, देखो ऐसे ही होता है, एक स्टेप में आपसे क्या पूछ लिया, लिटरेचर रिव्यू, आपको थीसिस के स्टेप्स पूछ लिए कि थीसिस के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। फिर आपसे एक में पूछ लिया कि लिटरेचर रिव्यू को आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है लिटरेचर रिव्यू के रिगार्डिंग सही है, जो ट्रू हो। ठीक है, अब क्या है, चार स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि क्या गलत है क्या सही है। सबसे पहला ऑप्शन है, दे प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, दे हेल्प आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, दे ऑफर अ theoretical framework, they simplify the research process। चार ऑप्शन है, आई गिव यू सम टाइम टू थिंक अपॉन दिस। लिटरेचर रिव्यू के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो आई होप दैट यू कैन बिल्ड, हम एक एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन करेंगे, राइट। हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन, आई होप जिन्होंने अटेंड करी थी वो इसको समझ पाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए कहता हूँ हर बारी, जस्ट अ सेकेंड, राइट, इसीलिए कहता हूँ सारी क्लासेस अटेंड करे करो, और जितना हो सके वीडियोस को कवर करो। वीडियोस को कवर करोगे उतना जल्दी आपके लिए एक फ़ायदा ये भी होगा दैट आप बाकी उससे आगे चलोगे, जैसे इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन, यू आर competing with other students, right? Your aim should be trying to maximize your score and beating your competition. So competition से अगर हराना है तो उनसे आगे चलना पड़ेगा। It doesn't matter that you know any one single question can change your rank, any one single question can impact many things। So इसलिए हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को जितना हो सके पहले कवर करने की कोशिश करो, लर्न करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लिटरेचर रिव्यूज इन रिसर्च। देखो सबसे पहला क्या है, दे प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च। बिल्कुल सही बात है, आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है जो आपकी एग्जिस्टिंग रिसर्च करी गई है फ्रॉम प्रीवियस रिसर्चर्स, तो उनके आप एग्जैक्टली क्या यूज कर सकते हो, कैसे अपनी रिसर्च पॉलिसी में डाल सकते हो, और आपका क्या पर्पस है, व्हाट यू वांट टू डू, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अब दूसरी बात क्या, आपको एक रिसर्च गैप मिल जाएगा, मतलब आपने रिसर्च रिव्यू करा, लिटरेचर रिव्यू करा, तो आपको पता लगा कि जो स्टडी कंडक्ट करी गई है, it is maybe not relevant to what your what you can say your geographical area, it may not be very well probable कि वो वहाँ पे आप एक्सेप्ट करो उस हाइपोथेसिस को। तो हो सकता है बिकॉज ऑफ योर डेमोग्राफिक रीजन और बिकॉज ऑफ योर जियोग्राफिकल रीजन इट मे नॉट बी पॉसिबल। तो आपने वहाँ पे एक रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, उसके बेस पे एक रिसर्च पेपर बिल्ड करा, एंड देन यू ट्राई टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस कि ये यहाँ पे शॉर्ट कमिंग थी प्रीवियस ईयर
previous researcher की, which you very well did not find true. ठीक है, दे ऑफर अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क. देखो काफी बारी आप लिटरेचर रिव्यू करते हो तो आपको थियोरेटिकल फ्रेमवर्क मिलता है, दैट इज वेरी मस्ट ट्रू. आप ऐसा नहीं कर सकते कि यू गो इन देयर. आपको बहुत पढ़ना पड़ता है लिटरेचर रिव्यू के लिए, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत थ्योरी प्रिंसिपल, बिकॉज दोज आर द बेसिक्स. आप बिना पढ़े नहीं कर सकते. यू जस्ट कैन नॉट राइट रैंडमली अबाउट इट. इट्स नॉट एन ऐसे. ठीक है, लोगों को लगता है कोई ऐसे ऐसे नहीं है. यू नीड टू रीड अ लॉट, you need to get that knowledge and you need to build up upon that knowledge and then you have to finalize कि ये ही होगा, है ना. यहाँ पे एक गैप बन रहा है और इसके क्वेश्चन है. जैसे मैंने आपको बोला प्राइमरी सेकेंडरी डेटा होता है, उसके बेसिस पे यू बिल्ड अपॉन द नॉलेज दैट यू हैव. तो डेटा एनालाइज करो, कंक्लूड करो और ऑफर करता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. दे सिंप्लीफाई द रिसर्च प्रोसेस इज नॉट ट्रू, राइट. लिटरेचर रिव्यू करने का मतलब ये नहीं कि अभी रिसर्च प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाती है. लिटरेचर रिव्यू इज जस्ट अ पार्ट. उसके आगे भी जो है हमारे प्रोसेस जो है वो और डिफिकल्ट है. मतलब डिफिकल्ट एज इन लाइक इट्स लेबोरियस. व्हाट पीपल सी इज, it's very easy to write a research paper in what you have to go through few articles and then you build up that knowledge. No, it's not. You need to go through a tons of paper, read them. And reading a paper is not basically reading an essay. You need to find out what's that author is missing, where is that gap. So to analyze that gap you need to go through that paper again and again. Like you have to read a paper at least 4 or 5 times, and even after that, that is for just one paper. And then after going through one paper, then you have to go through multiple papers, and then you have to build upon knowledge that this is where I think that author is probably missing something, so that only then you can identify the gap. So right, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे मैंने बताया सही आंसर क्या होगा हमारा ए बी एन सी, ऑप्शन नंबर 1 होगा. ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं करता है रिसर्च प्रोसेस को. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. अब आपसे क्या है, एक लिस्ट 1 दे रखी है और एक लिस्ट 2 दे रखी है. वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनके वेरिएबल्स के. ठीक है, अब इसका मैंने हमेशा ना इसको हमेशा एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है. मैं कभी भी इन डेफिनेशंस में नहीं जाता जिससे आपको रट्टा मारना पड़े, वो मेरा काम नहीं है. मैं आपको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, सिंप्लीफाई कराना चाहता हूँ चीज़ें. देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में हम बात करते हैं एक प्लांट की हम बात कर रहे हैं. उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा वाटर, कि आप कितना पानी डालोगे उस प्लांट में. ठीक है, हमारा उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हाइट. height of the plant depends upon how much water you are giving to the plants. I mean, I'm not talking about sunlight and all. ठीक है, जिन जिन चीज़ों के बारे में बात करूँ उसी पे फोकस करना. कंट्रोल, कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, जो सॉइल ऑफ द प्लांट, जो मिट्टी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. सभी के लिए सेम रख सकते हैं, प्लांट ए प्लांट बी के लिए. दो प्लांट है, प्लांट 1 प्लांट 2. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रीट. डिस्क्रीट क्या है, डिफरेंट सीड ऑफ प्लांट्स. मतलब जो प्लांट्स है वो डिफरेंट सीड्स के हैं, कोई टमाटो है, कोई पोटैटो है, डिफरेंट सीड्स ऑफ प्लांट. ठीक है, अब इसको एग्जैक्टली सिंपली समझो कि हम जब बात कर रहे हैं वाटर की. ठीक है, प्लांट दो है, प्लांट एक है, प्लांट 1 एक है, प्लांट 2. आप पानी डाल रहे हो, ये आपके हाथ में है क्या, आप कितना पानी डाल सकते हो उस प्लांट में. सो समथिंग विच यू कैन कंट्रोल इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज समथिंग. ठीक है, अब उसका कॉज क्या है, आप कितना पानी डाल रहे हो उससे आपकी हाइट पे डिपेंड करता है. आप कितना पानी, यही आप बेसिकली टेस्ट करना चाहते हो कि आप पानी से कितनी इम्पैक्ट कर सकते हो हाइट को. आपने एक दिन 50 ml डाला, एक दिन 10 ml डाला, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो उससे. और उससे हाइट कितनी फर्क पड़ रही है, कंट्रोल में. ये जो हमारा सॉइल जो है वो सेम ही है और डिस्क्रीट है, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो सब पार्ट्स में. ठीक है, अब एग्जाम्पल समझ में आ गया. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, पानी, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो और उसको डाल के यूज कर सकते हो. बेसिकली आप वाटर और हाइट के बीच में रिलेशन जानना चाहते हो कि मैं कितना पानी डालूं तो उस प्लांट की कितनी हाइट बढ़ती है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन की मैंने मीनिंग समझा दी. अब मेरे को लगता है आंसर समझाने के लिए भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. मैं स्टिल आपको थोड़ा एक टाइम दे देता हूँ टू, एक बार मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ, तब तक आप ऑप्शन देख लो. ये ऑप्शन है, आपको मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप ऑप्शंस नोट कर लो और फिर हम वापस बैक टू द मेन स्क्रीन जाएंगे. और
फिर मैं चाहता हूँ जैसे बिग बॉस चाहते हैं, वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इसका सही आंसर दें, राइट? तो just kidding. तो बेसिकली मैं बट स्टिल आई डू वांट कि यू गेट द राइट आंसर बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस थ्रू द एग्जांपल कि क्या होना चाहिए, ठीक है? तो ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 वापस। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिखा दी, एग्जाम्पल मैंने पूरा समझा दिया। अब देखो, सबसे सिंपल बात है, मैंने डिस्क्रीट को बात करी थी। डिस्क्रीट में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करी, मतलब उस चीज को डिवाइड करा जाता है इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज में, ऐसे ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो कंट्रोल है वो आपका डिवाइड नहीं हो सकता इनटू सब पार्ट, आप सॉइल को सब पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका कॉज रिप्रेजेंट करता है, पानी के थ्रू जानना चाहते हो कि कितना वेरिएशन आ रहा है। डिपेंडेंट क्या है हमारा, द वेरिएबल दैट इज इफेक्टेड, सिंपल सी बात है, आपकी हाइट जो है वो इम्पैक्ट करी जाती है इसके थ्रू, राइट? तो अब मूव ऑन करते हैं ऑप्शन की तरफ, और फिर देखते हैं A3, B4, C1, D2, राइट? So yeah, हमारा option number 3 is the right answer for this particular question. Okay. Now let's move on to question number 8. Given below are two statements. One is labeled as assertion. Assertion reasoning का question है. In the case study method, the researcher collect detailed information from a limited number of participants. और reasoning क्या दे रखी, finding based on case study research can be used to develop research hypothesis question for subsequent studies. Okay, दो चीजें हैं, और फिर से इस बार बिग बॉस नहीं जाते, इस बार कोई भी नहीं जाता, आप बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है? आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अपनी एंड पे, एंड और देखो आप कितने आंसर के क्लोज जा पाते, ओके? देखो, सबसे पहली बात क्या बोला गया, इन द केस स्टडी मेथड द रिसर्चर कलेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। मैंने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जब हम टाइप्स ऑफ रिसर्चेस मेथड के बारे में बात कर रहे थे, मेथड्स ऑफ रिसर्च में, तो मैंने बात करी केस स्टडी मेथड की। तो वो रिसर्च जो है कलेक्ट करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन। हम केस स्टडी की बात करें तो एक बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की जरूरत होगी। हम बहुत ज़्यादा एक एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात नहीं, बहुत एक केस स्टडी, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की जरूरत होगी, बिल्कुल सही बात है। Finding based on case study research can be used to develop research hypothesis question for subsequent studies हुआ। अब मैं इसका पता है, इसका आंसर इसी से बताता हूँ। देखो, आप बहुत डिटेल डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर लो, और उसी के जब आप बहुत डिटेलिंग में चले जाते हो, तभी आप फर्दर क्वेश्चनिंग कर पा सकते हो, तभी आप फर्दर क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस सब्सीक्वेंट स्टडीज के लिए बना पाओगे, ठीक है? तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेटमेंट पढ़ो, सही आंसर पे आप जरूर पहुंचोगे। A university department plans to undertake a study wherein attitude, value, and biases of teachers and students are to be probed with an eye on disclosing their patterns of adjustment. Which type of research method will be considered appropriate in this context? तो आपसे क्या पूछा गया है, एक यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, वो अंडरटेक करना चाहता है एक स्टडी जहाँ पे एटीट्यूड, वैल्यू एंड बाइसेस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर टू बी प्रोब विद एन आई ऑन डिस्क्लोजिंग देयर पैटर्न्स ऑफ एडजस्टमेंट। देखो, एक्सपेरिमेंटल मेथड कैसे होगा इसमें तो पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है? अब बात करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी कैसे होगा, देखो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट चाहिए होते हैं, यहाँ पे हमारे लिमिटेड नंबर से ज़्यादा होंगे, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है? अब डिस्क्रिप्टिव मेथड में हमें डिटेल चाहिए होती है, डिटेलिंग हमारी डिस्क्रिप्टिव में होती है, राइट? और डिटेलिंग में हमें क्या, हम क्वेश्चन है, इंटरव्यूज, ये सब करवा सकते हैं of teachers and students to just to test their biases and attitude and values। एथनोग्राफिक हमारी जो है बेसिकली क्या बताती है, हमारा सोसाइटी का कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। सो बेसिकली हमारा जो कल्चर है, लेट सपोज कोई भी स्टूडेंट है, उसका बैकग्राउंड है, कहाँ से वो आता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन अपॉन हाउ दैट पर्सन इज रिएक्टिंग, हाउ देर इज देयर वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम इज impacting, right? एक नॉर्थ इंडियन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम साउथ इंडियन, सो दैट इज अ वेरी मच प्रोबेबल रीजन, तो उनका एथनोग्राफिक का मेजर होता है।
हिस्टोरिकल मेथड यहाँ पे भी रेलेवेंस नहीं लेके आता, तो ऑप्शन नंबर 3 and 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. 10 कदम, राइट. तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और दमदार क्वेश्चन है, तो दैट इज वाई 10 कदम. तो अब बात करते हैं स्टेटमेंट 1, जिसमें पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू टेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज. सेकंड स्टेटमेंट है इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग फंडामेंटल contribution in very large area of knowledge by publishing a number of research articles. देखो, ये क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं इन्वेस्ट करना चाहता. वाई? बिकॉज इट्स वेरी वर्ड सेंट्रिक क्वेश्चन. वाई आई विल से दिस? बिकॉज मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप वर्ड्स के थ्रू क्वेश्चंस को समझोगे देन यू कैन फिगर आउट द आंसर. अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या है, तो पढ़ा ही नहीं है, इसको कैसे आंसर करूंगा, तो आप फंस जाओगे. तो उधर नहीं, आपको वर्ड सेंट्रिक बनाना है. ठीक है. अब देखो, पहली बात क्या है, स्टेटमेंट पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च टू टेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज. बिल्कुल सही बात है, आप रिसर्च क्यों कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन करना ना नॉलेज का, तो वही यहाँ पे भी होगा. इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर मेकिंग फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन वेरी लार्ज एरिया ऑफ नॉलेज बाय पब्लिशिंग ए नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल. बिल्कुल सही बात है. अगर आप कैसे करोगे कंट्रीब्यूशन, आप रिसर्च आर्टिकल प्रमोट करोगे. इंडिया काफी रिसर्च आर्टिकल्स जो है प्रमोट एक्चुअली पब्लिश करती है हर ईयर. तो आई वोंट से इट्स एट द टॉप, बट इट्स स्टिल in the top 10 countries where we are contributing, right, with the number of our research articles. So both statement 1 and statement 2 are correct. Okay, so अब देखो, काफी मैंने आपको बोला था, फर्स्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. और यहाँ पे आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है. जैसे अगर आपको पता नहीं चल रहा कहाँ से पढ़ने की, इफ यू आर वन ऑफ दोज गाइस जिससे वीडियो से ज़्यादा बुक से भी पढ़ने की इच्छा होती है, तो हमने एक ई बुक का एग्जाम्पल एक लॉन्च करी है, जिससे आप क्या कर सकते हो, उसको फॉर फ्री क्लेम कर सकते हो ऑन दिस यूनिट. ठीक है, ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड. क्या करना है आपको, इस नंबर पे 9873907600 पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करना है, एंड यू कैन क्लेम योर फ्री ई बुक ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड. बहुत ही डिटेल में पूरी रिसर्च एप्टीट्यूड की जो यूनिट है उसको डिस्क्राइब करा गया. इवन आई हैव गॉन थ्रू इट एंड आई हैव गिवन माई इनपुट्स टू इट. तो आप डेफिनेटली इसे चेकआउट करना, राइट. And thank you all for rating so much highly us on Google Play Store, right? We are also available on Facebook and Instagram and LinkedIn as well, so you can connect us there as well. So this is Department of Commerce, those who know, this is in Delhi School of Economics, they हमारा, ठीक है. So all of this is part of Talent Blazer. और यहाँ पे हम थैंक यू फॉर रेटिंग सो मच हाईली ऑन गूगल प्ले स्टोर. और जिनको नहीं पता, हमारी एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, टैलेंट ब्लेजर. द लिंक फॉर द सेम विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. यू कैन डाउनलोड द ऐप और वहाँ पे जाके आप मॉक टेस्ट भी अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. एंड वन मोर थिंग बिफोर फिनिशिंग दिस वीडियो, मैं जैसे आपको बता रहा था, आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आपका कितना स्कोर आता है. अब आपको असेसमेंट देता हूँ. इफ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 16 to 20, यू आर डूइंग गुड. ठीक है, you need to give more mock tests. 12 to 16 you need to revise. Anything below 12 is you need to study hard. Okay, study again. तो ये आपका format बन गया. So thank you so much for joining in this video and I'll see you in the next class.